अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बाग मोहम्मद हूँ और आज मैं आपके साथ रिजवाना टॉर्चर केस के बारे में बात करूँगा, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर, एब्यूज़ और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस है। इससे पहले कि मैं इस केस की डेप्थ में जाऊँ और आपको ये सारी डिटेल्स बताऊँ इस केस की, आपको इस केस का जो मेन विक्टिम यानी रिजवाना है, उसके बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। रिजवाना सरगोदा की रिहायशी 14 साल एक बच्ची जो 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह के ऊपर इस्लामाबाद के एक सिविल जज आसिम हफीज़ के घर में बतौर मेड एज ए डोमेस्टिक वर्कर जो है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही थी। उससे उसके वालिद और वालदा 23 जुलाई को मिलने जाते हैं और जब वो मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बच्ची जो है उसके चेहरे के ऊपर बिलखसूस और उसकी बॉडी के ऊपर बाकी बिलअमूम गहरे ज़ख्मों के निशान हैं, सख्त उसको ज़ख्म है और वो सिसकियाँ ले के रो रही है। तो जब उस बच्ची से पूछा जाता है तो बच्ची जो है अपनी सारी रुदात जो है सुनाती है। तो उसके बाद एक जो बाप है उसकी आप कंडीशन समझ सकते हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है अपनी बच्ची को लेके, उसे एडमिट करवाता है और उसके फ़ौरन बाद वो जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन है, हुमक पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, वहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए चला जाता है। तो सबसे पहले तो इनिशियली जो पुलिस है वो FIR रजिस्टर करने से ही रिफ्यूज़ कर देती है और ये ऑब्वियस है कि क्यों पुलिस रिफ्यूज़ करती है, बिकॉज ये एक सिविल जज की अहलिया के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होने थी और हमारी सोसाइटी में चूँकि जजेस जो हैं दे आर द होली काउज, तो ना तो इनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो सकती है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सकती है, ना इनका ट्रायल चल सकता है। तो उन्हें इन्फ्लुएंस जो है पुलिस स्टेशन वाले लोग जो हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं, पुलिस वाला जो अमला था, उनको इन्फ्लुएंस किया गया सिविल जज की जानिब से और इनिशियली जो है पुलिस ने FIR दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। ये केस लाइमलाइट में तब आया जब रिजवाना को सरगोदा हॉस्पिटल से जनरल हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट किया गया और यहाँ पे प्रेस जो है उसने इस केस को जब लोगों के सामने रखा और लोगों की तरफ से प्रेशर आया तो उसके बाद जो है FIR जो है वो रजिस्टर कर ली गई। अच्छा, यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि 23 जुलाई को ये इंसिडेंट पेश आ रहा है और 26 जुलाई को यानी 3 दिन के बाद FIR रजिस्टर हो रही है और फिर FIR रजिस्टर हो रही है अंडर सेक्शन 328A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि डील करता है क्रूएलिटी टू चाइल्ड के साथ। हालांकि अभी ये जो मैं थोड़ी देर तक मेडिको लीगल रिपोर्ट जो कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से दी गई इस बच्ची की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें डॉक्टर्स की जानिब से इंकशाफ किया गया इस बच्ची को जहर दिया गया है और एंड शी वॉज डायग्नोस्ड विद सेप्सिस। और जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सेप्सिस क्या है। सेप्सिस में इनिशियली जो है आपका टिश्यू डैमेज होता है, फिर ऑर्गन फेलियर होता है और अल्टीमेटली जो है बंदे की डेथ हो जाती है। तो ये केस था अटेम्प्ट टू मर्डर का, जो जिसकी FIR दर्ज होनी चाहिए थी सेक्शन 324 ऑफ PPC के, लेकिन इसको क्रूएलिटी टू चाइल्ड जो है सेक्शन 328 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके तहत रजिस्टर किया गया। अच्छा, जब ये बच्चा जो है, ये बच्ची जो है, इसको शिफ्ट किया गया जनरल हॉस्पिटल में, तो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शीज़ा फातिमा जो है इसकी तीमारदारी के लिए गई और उन्होंने जब इसकी हालत देखी तो उन्होंने पुलिस हुकाम को ये ऑर्डर्स जारी किए कि FIR जो है इसको इम्प्रूव किया जाए और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जो सेक्शन है वो भी इंक्लूड किया जाए। तो उसके बाद जो अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR भी जो है इसका सेक्शन जो है वो भी FIR में डाला गया और FIR को इम्प्रूव किया गया। मज़ीद बरआं उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि नेशनल कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है उसको कंप्लीट जो है गाइडेंस और असिस्टेंस जो है रिजवाना केस के मुतालिक फराम की जाए। फिर जो पेरेंट्स थे रिजवाना के, उनकी जानिब से कहा गया कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो उन्हें सिक्योरिटी फराम की जाए। तो इस बारे में भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शीज़ा फातिमा ने हिदायत जारी की और इनको सिक्योरिटी फराम की गई। तो ये तो है कि ये FIR जो है ये सारी जो है रजिस्टर हो गई। तो अब मैं रखता हूँ आपके सामने इस बच्ची की मेडिको लीगल रिपोर्ट, जिसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए इस बच्ची के ऊपर। मैं मेडिकल रिपोर्ट जो है आपके सामने जो है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जो है वो पढ़ के आपको सुनाने लगा हूँ, ये इसे सुनिएगा। According to the girl's medico legal certificate, she had laceration on head from vertex on forehead, broken left incisor and left cannon,
laceration on neck, nosebleed, laceration on left side of vertex, multiple bruises on lower leg, fracture on right forearm, swollen left and right eyelids, bruise on right skull, laceration on back, मल्टीपल ब्रूसेस ऑन बैक एंड अटेम्प्ट ऑन स्ट्रैंगुलेशन, यानी फंदा लगा के बच्ची को जो है फांसी देने की कोशिश भी की गई। आप ये देखें कि ये किस हद तक जुल्म किया गया, और ये कोई जिसका ज़हनी तवाज़ुन बंदे का दुरुस्त हो, क्या ज़हनी तवाज़ुन जिस बंदे का दुरुस्त हो वो इस तरह का काम कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है कि ये इस तरह के जुल्म सितम जो है वो तोड़े जाए। और अब ये जो मुलजिमा है, इनकी जानिब जो मौक़िफ़ कोर्ट में अपनाया गया, इन्होंने कहा कि जी मैं तो इसे बतौर जो है अपने बच्चों की तरह जो है इसको डील करती थी, और कहा गया कि जी शी इज़ मोर दैन ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, चूँकि ये मौक़िफ़ इसलिए अपनाया गया क्योंकि पंजाब जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई है कि इलीगल है 15 साल से कम उम्र के बच्चे को आप हाउस होल्ड के कामों के लिए एम्प्लॉय करें। तो ये भी एक वायलेशन थी कि 15 साल से चूँकि उसकी एज कम थी तो उसको एम्प्लॉय ही नहीं किया जा सकता। एक और बात जो बड़ी गौर तलब है वो ये है कि एंटी रेप एक्ट 2021 ये मैंडेट देता है स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट को कि वो इन्वेस्टिगेट करे एक केस को जो जुवेनाइल के खिलाफ रजिस्टर हुआ है। अब यहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन उम्मक पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो इन्वेस्टिगेट सारा मामला कर रहा है, जिसके ऊपर जो है प्रेशर आपको मैंने बताया कि किस तरह का डाला गया कि इनिशियली FIR ही उन्होंने नहीं रजिस्टर की। अच्छा, जब ये सारी FIR रजिस्टर हो गई और कोर्ट में मामला गया तो 26 जुलाई को 26 जुलाई को FIR जो है इसके खिलाफ रजिस्टर हुई। 27 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल जो है वो सुमैया आसिम को जो है वो ग्रांट कर दी, वो सिविल जज की जो एहलिया थी, और 1 अगस्त तक प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर दी गई। उसके बाद एक एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद ने 7 अगस्त तक मुलजिमा की जो है प्री अरेस्ट बेल को मंजूर कर लिया, 1 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के इवज़। तो ये 2 दफ़ा इसको प्री अरेस्ट बेल जो है मुलजिमा को ग्रांट की गई, और कल जो है यानी 8 अगस्त को जो है कोर्ट ने कहा ऑर्डर्स जारी किए कि मुलजिमा को गिरफ्तार किया जाए, तो मुलजिमा को और इसका ट्रायल चलाया जाए। तो अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ जो है ट्रायल का भी आगाज़ होगा। तो देखते हैं कि जी इसके क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ हमारे यहाँ लातादाद केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और रिपोर्ट होने से पहले अगर कोई रिपोर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद चंद पैसों के इवज़ और जबरी सुलह करवा के, और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए एक तो उनका इस्तेहसाल करते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ जो उनको कानूनी चारा जो इनका हक हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो उनको वो भी एक्सरसाइज नहीं करने देते। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, बड़े बेशुमार इंसिडेंट हो चुके हैं। 2020 में इस्लामाबाद रावलपिंडी का ये एक वाक़या है जिसमें एक जो बच्चा है वो एक मियाँ बीवी के घर में काम कर रहा था, उनके वो पैरट्स जो हैं उनको केज में से निकाल के आज़ाद कर देता है तो वो उसको मार देते हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? बजाय इसके ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारे घरों में जो बच्चे काम करते हैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, और अगर वो कोई ऐसी हरकत करते भी हैं, कोई चीज़ उठा लेते हैं, तो हमें उन्हें ये रियलाइजेशन भी नहीं देनी चाहिए कि आपने ये चीज़ उठाई है, बल्कि हमें उनको वो चीज़ हमें अगर पता है कि इनको ये पसंद है तो उनके कहे बगैर उनको दे देनी चाहिए, और उनके ऊपर बड़ा ही शफकत का हाथ रखना चाहिए, क्योंकि एक तो वो गरीब है, आपका काम कर रहे हैं, दूसरा उनकी एज नहीं है, ये 14 साल बच्ची है। 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसको आप लीगली एम्प्लॉय नहीं कर सकते पंजाब वर्कर्स एक्ट के तहत। बजाय इसके बजाय ये कि आप उनके साथ एहसान और रवादारी और मोहब्बत और शफकत का रवैया अपनाएं, आप उनके ऊपर इस कदर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। ये जो चाइल्ड राइट्स हैं, इनका जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1970s और 1980s में इमर्ज हुआ, दैट फिजिबली द चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ enjoying their rights independently, and this was consolidated by US Supreme Court in case of Rick Gold, where court ruled that children much like adults are entitled to protection under US Constitution। तो इसके बाद एक डिबेट का आगाज़ हो गया कि आया जो बच्चे हैं
can they enjoy their rights independently or are they dependent upon society or their parents for the protection of their rights? तो यहाँ पे दो कंट्रेरी थीसिस के साथ दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। एक स्कूल ऑफ थॉट है चाइल्ड लिबरेशनिस्ट का और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है चाइल्ड प्रोटेक्शनिस्ट का। तो जो चाइल्ड लिबरेशनिस्ट हैं दे होल्ड्स द व्यू दैट चिल्ड्रन कैन enjoy their rights independently and they should be given ultimate freedom। इसके बरक्स जो चाइल्ड प्रोटेक्शनिस्ट है उनका व्यू ये है कि चूँकि our knowledge of psychology and biology asserts that children are susceptible, vulnerable and at danger of exploitation, therefore they can't have their rights independently and they are dependent upon their parents or society for the protection of their rights। ये तो थियरीज की बात हो गई। अगर हम इंटरनेशनल लेजिस्लेशन की बात करें तो हम पाकिस्तान जो है ये 1990 में UNCRC को पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसका सिग्नेटरी है बल्कि हमने इसको रेटिफाई किया हुआ है, यानी अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में इनकॉर्पोरेट भी किया हुआ है और ये हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद इस तरह के वाक़यात का बार बार होना और ये इस तरह की मैसिव वायलेशंस का कमिट करना ये निहायत अफसोसनाक है। और UNCRC जो है ये कन्वेंशन है जो चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करती है और इसके सारे आर्टिकल्स का अहाता तो यहाँ पे करना नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं इसका क्रक्स निकालूँ तो 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर जो है ये बात करती है। पहला सर्वाइवल राइट्स चिल्ड्रन को ये ग्रांट करती है, फिर प्रोटेक्शन, फिर डेवलपमेंट के राइट्स और आखिर में जो है ये बच्चों को पार्टिसिपेटिंग राइट्स देती है। तो ये एक अच्छा ये कन्वेंशन है जो चिल्ड्रन राइट्स के बारे में बात करती है और काफ़ी सारे ममालिक जो हैं इसकी पार्टीज़ भी हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि इसकी वायलेशन जो है वो हमें आए रोज़ जो है देखने में मिलती है। तो ये कन्वेंशन जो है इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके बारे में मैं आपको नेल्सन मंडेला जो है जो कि साउथ अफ्रीका के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका व्यू बताता हूँ कि वो इसको कैसे देखते हैं। Nelson Mandela once expressed his views about UNCRC and said that it is a luminous living document that enshrines the rights of every child without exception to life of dignity and self-fulfillment। तो ये नेल्सन मंडेला जो है वो UNCRC की बारे में बात करते हुए इस तरह के व्यूज़ जो एक्सप्रेस करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस UNCRC की जो है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। तो उनमें पहली जो प्रोविज़न जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 imposes an obligation on states to ensure that children are protected from abuse, neglect and exploitation at the hands of caregivers। State must also establish social programs and reporting procedure in this regard। अभी हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है वो भी सिग्नेटरी है UNCRC का और वहाँ पे भी मैसिव वायलेशंस जो हैं वो कमिट की जा रही है। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें जो कि चिल्ड्रन के खिलाफ निगलेक्ट और अब्यूज़ को प्रोहिबिट करता है और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया को डिस्कस करें और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया जा रहा है और वहाँ पे एक दाऊदी बोरा सेक्ट है जो कि 6 से 7 साल की स्कूल गोइंग जो गर्ल है उसके ऊपर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को एक्सरसाइज करता है एंड ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस प्योरिटी। और इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं। गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर मैग्ना रेड्डी जी उनके मुताबिक जो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कैन लेड टूवर्ड्स डिफ़िकल्ट डिलीवरीज एंड यूरिनरी इन्फेक्शंस। इसी तरह एक और जो डॉक्टर हैं सुजात वैली उन्होंने जब 20 बोरा वुमेन को एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि जी ये एक एक्सपर्टी जो है वो क्लाइटोरस को रिमूव कर सकता है विदाउट कटिंग क्लाइटोरल हुड और मोस्ट वुमेन थी उनमें वो क्लाइटोरस ही डैमेज हुआ होता जो कि अल्टीमेटली जब वो प्यूबर्टी को पहुंचती है तो उनमें फिर सेक्सुअल प्लेयर जो है वो उस तरह से नहीं होती। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये फिजिकल वायलेंस है एक तरह का जो कि इंडिया में हो रहा है एंड दैट इज़ अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ UNCRC। इसके बाद एक और 9/11 के बाद जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दुनिया में मर्ज हुई, ख़ासतौर पे दाइश। तो उन्होंने चिल्ड्रन को बतौर चाइल्ड सोल्जर जो है वो फोर्सेस में रिक्रूट करना शुरू कर दिया क्योंकि जो बच्चे हैं दे आर वेरी वल्नरेबल और इनकी जो है ब्रेन वॉशिंग बड़ी आसान है
और इनको चूँकि ये पुख्ता ज़हन के मालिक नहीं होते, तो इनको सुसाइड बम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि वायलेशन है आर्टिकल 33 क्लॉज 3 ऑफ यूएनसीआरसी की। इसी तरह एक और जो डोमिनेंट प्रीडेकामेंट विद रिगार्ड टू चाइल्ड है, वो है चाइल्ड लेबर का। और ये बहुत ज़्यादा जो है गलत बात है कि बच्चों को आप जब स्कूल जाने की उनकी उम्र हो तो आप उनसे काम करवा रहे हो। और यूएनसीआरसी का आर्टिकल 31 जो है वो इसको प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को, यानी वो एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट करता है। और एक्सप्लॉयटेशन के एम्बिट में ये जो है चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट भी आता है। और ना सिर्फ ये चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 31 ऑफ यूएनसीआरसी, बट इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 8 ऑफ आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एज वेल एज इट इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 7 ऑफ आईसीईएससीआर। तो ये ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है वो प्रोहिबिट करती है चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर को, बल्कि ये जो सिस्टर कॉन्वेंट्स हैं आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर, इनके अंडर भी प्रोहिबिटेड है। अगर हम चाइल्ड लेबर को डिस्कस करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में और एशिया में और भारत में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे जो ब्रिक किल्न्स हैं वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बतौर वर्कर जो है मजदूरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी मैच फैक्ट्रीज़ हैं, माचिस के कारखाने हैं, वहाँ पे ये फुटबॉल स्टिचिंग के जो कारखाने हैं वहाँ पे बच्चे बड़ा काम कर रहे होते हैं। फ्रूट सेलर के तौर पे बड़ा काम कर रहे होते हैं और टी स्टॉल्स के ऊपर ये खड़े होते हैं बच्चे। तो ये पढ़ने की एज में और ये जो है ये काम पे इनको लगा दिया जाता है, जो कि हमारे लॉ में भी प्रोहिबिटेड है और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन के अंदर भी ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन इनको कर दिया जाता है। अब एक सर्वे करवाया था पंजाब लेबर डिपार्टमेंट ने, जिसके मुताबिक जो आदाद शुमार है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पंजाब में ये सर्वे करवाया था पंजाब लेबर डिपार्टमेंट ने, जिसके मुताबिक टोटल 10,347 ब्रिक किल्न्स हैं, 10,347 भट्टे हैं पंजाब में, जहाँ पे मोर देन 1,26,779 चिल्ड्रन आर वर्किंग एज वर्कर्स। और इन 1,26,779 जो बच्चे हैं उनमें से 32,727 जो बच्चे हैं दे आर आउट ऑफ चिल्ड्रन, वो ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं रहे। और पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के पीछे के इशू के पीछे जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो हाई कास्ट और जो लोकल लैंड ओवनिंग ऑफिशियल्स हैं, दे आर द मेन इम्पेडिमेंट बिहाइंड द चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर इन पाकिस्तान। इसी तरह से CRC also requires states to ensure that children must not be subjected to torture. It requires prohibition of capital punishment and life imprisonment for child under 18. लेकिन ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ लॉ है, जिसको समझने के लिए we will have to dive into a पाकिस्तानी केस लॉ ऑफ फारूक अहमद एंड पाकिस्तान। तो फारूक अहमद एंड पाकिस्तान में एक 8 साल बच्चा जिसको 2 बंदों ने सूडोमाइक किया और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अब इस बच्चे का बाप जो है बतौर पिटिशनर कोर्ट में आया और उसने कोर्ट से डिमांड की कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन इसके जवाब में जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने कहा कि सिंस दे आर जुवेनाइल्स दे कांट बी हैंड एंड दे कैन नॉट बी पनिश्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उन्होंने JGSO जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के अंडर जो उनको इम्यूनिटी और तहफ़्फ़ुज़ एक जुवेनाइल को दिया उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और अपने मफाद के लिए, और कहा कि जी दे आर जुवेनाइल। जबकि इसके मुकाबले में जो बाप था उसका एपिलेंट था, उसने ये मौक़िफ़ कोर्ट में अपनाया कि दे आर नॉट जुवेनाइल्स। मोर एवर उसने JGSO जो है उसकी वैलिडिटी को ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि जी ये वैलिड लॉ नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उससे एग्री करते हुए ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो है, जो कि 2000 में पास हुआ था, 2000 में, इसको स्टक ऑफ करने के ऑर्डर्स दे दिए स्टैट्यूट बुक से और कहा कि जी आवर लीगल एंड सोशल डेवलपमेंट्स is not sufficient to withstand the demands of JGSO, nor do rights-based approach is appropriate in Pakistan. Also, many provisions are badly drafted. Poverty, hot climate, and consumption of hot and spicy food led towards speed growth of abrupt maturity. Speed growth and abrupt maturity, so same yardstick can't be used for all juveniles. However, this decision was dismissed by Supreme Court.
तो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए कि जी इसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोविजंस जो हैं दे आर वेरी बैडली ड्राफ्टेड, और कोई भी शख्स जो है इतना घरावना जुर्म करके तो इसकी प्रोविजंस जो हैं उनको अपने मफाद में इस्तेमाल करते हुए तो किस तरह से सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लिहाजा जो है इसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस डिसीजन को जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया था, और अभी जो है करंटली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 एप्लीकेबल है विद रिगार्ड टू जुवेनाइल्स। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद बरा अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।